नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया था 8 मार्च को। इस तरह से हम पूरे साल ही करीब-करीब कोई ना कोई डे मनाते रहते हैं। अभी 14th मई को मदर्स डे आने वाला है। 18 जून को फादर्स डे है। उसके बाद सितंबर में डॉटर्स डे है। वैलेंटाइन डे का तो पूरा वीक ही मना लिया जाता है। इस तरह से बहुत सी औपचारिकताएं हम करते रहते हैं। और जब से ये सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह शुरू हो गया है, तब से तो बस दिन भर उसी से संबंधित मैसेज आते रहते हैं। विश यू ए वेरी हैप्पी फादर्स डे, मदर्स डे एंड दिस डे एंड दैट डे। और उसी सारे मैसेजेस के बीच में एक बहुत ज़्यादा मैसेज ये भी आते हैं कि भाई आज मनाने की क्या ज़रूरत है, ये तो साल भर ही फादर्स डे होता है, साल भर ही मदर्स डे होता है, साल भर ही वुमेंस डे होता है, इसको अलग से करने की ये एक अच्छी सोच है जो कि लोग इसको भी भेजते रहते हैं। मुझे भी बात समझ में आई ही हुई थी पहले से भी खैर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बात को लोगों को एक दूसरे तरह से समझाया भी जाए कि हाँ, एक दिन हमने मुकर्रर कर लिया है, फिक्स कर लिया है, अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह से हम अपने जिस मकसद से उस दिन को लेकर आए हैं उसकी याद आ जाती है और थोड़ा सा एक टेम्पो बन जाता है, एक फिर से वो बातें दिमाग में घूमने लगती हैं। तो ये सोचा कि वुमेंस डे पे जब साल भर ही मनाना है, रोज़ ही मनाना है, तो कभी भी बना लेते हैं प्रोग्राम इसके ऊपर। तो आज हम सिर्फ वुमेंस डे पर ही बात करेंगे। और अब मैंने ये सोचा है कि साल भर ही हम बीच-बीच में भी फादर्स डे मना लिया करेंगे, मदर्स डे मना लिया करेंगे, पेरेंट्स डे मना लिया करेंगे। वुमेंस डे की वजहें क्या हैं, मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे नहीं चर्चा करूँगा। हमें महिलाओं को विश्व भर में सम्मान देना है, उनकी इज़्ज़त करनी है, उनको मौके देने हैं आगे बढ़ने के, ताकि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने काम कर सकें, नौकरियां कर सकें, समाज को अपना उतना ही योगदान दे सकें जितना पुरुष देते हैं। मेरा ख्याल है सिंपल सी बात है। अब अगर हम महिलाओं की बात करें तो मैं जो बात पे आना चाहता हूँ, थोड़ी सी भूमिका बताना बहुत ज़रूरी है। हम हिंदुस्तान में या सारी दुनिया में भी, हम खासकर हिंदुस्तान में, हमारा समाज 4-5 वर्गों में बटा हुआ है। खासकर अगर आर्थिक की स्थिति देख करके बात की जाए और समझी जाए, तो एक तो बहुत उच्च वर्ग है, उससे भी ऊंचा है, जहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं है, परिवार खुशहाल हैं पैसे की दृष्टि से। तो वहाँ पे भी जो महिलाएं हैं वो अपने हिसाब से, उनका जन्म होता है, उनका ब्रिंगिंग अप होता है, वो किसी न किसी प्रोफेशन में जाती हैं या जो भी बनता है करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। इसके बाद अलग अलग वर्ग में मध्यम वर्ग हैं, उच्च मध्यम वर्ग हैं, निम्न मध्यम वर्ग हैं, और एक बहुत ही नीचे का तबका है जो कि गरीब तबका है। और उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो किसी तरह से अपना काम चलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके लिए कि ज़िंदा रहना भी मुश्किल होता है। इन सब जगहों पे महिलाएं हैं। किसी भी महिला का जीवन एक बेटी के तरह से शुरू होता है। पहले वो एक बेटी जन्म लेती है, फिर उसके बाद वो बहन बनती है, उसके बाद वो प्रेमिका बन सकती है या पत्नी बनती है, उसके बाद प्रेमिका हो सकती है अपने पति की। इस तरह से उसका जीवन शुरू होता है। पत्नी बनती है, फिर माँ बनती है, फिर दादी नानी बनती है। इस तरह से उसका पूरा जीवन बीतता है। मेरा आज कहने का ये मतलब है कि हम ये जो दिवस मनाते हैं, हमारा इसमें क्या योगदान होता है। हम साधारण लोगों का, जो हम दिन भर व्हाट्सएप पे उस दिन अपना समय लगाते हैं, क्या एक मैसेज भेज के हैप्पी वुमेंस डे करके हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? लगता है भाई आज हो गया, आज का काम, गुड मॉर्निंग की जगह यही भेज दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये सारे डे जो मनाए जाते हैं, इसमें हमें कहीं ना कहीं हम जो भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी कोई बहुत बड़ा योगदान दे पाए। उसकी अपनी समस्याएं होती हैं, अपनी बहुत सी चीज़ें होती हैं करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियां होती हैं निभाने के लिए। लेकिन हम उसके ऊपर जो अपना समय हम
सोशल मीडिया पे लगाते हैं, वहाँ पे कम से कम थोड़ी बहुत चर्चा तो कर ही सकते हैं। देखिए, महिलाओं में जो मैंने वर्ग बताए, इसमें अलग अलग वर्ग में महिलाओं का अलग अलग तरह से उनका ब्रिंगिंग अप होता है, उनका लालन पालन होता है और उसी तरह से उनका चरित्र बनता है। हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम जिस समाज में रहते हैं, एक पुरुष होने के नाते, यहाँ पर तो हम महिलाओं की अलग से बात कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, और समाज हमारा हिंदुस्तान में पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है और बहुत हद तक बात ठीक भी है। हमारा समाज महिलाओं को कहाँ सपोर्ट कर पाता है, किस तरह से सपोर्ट कर पाता है, मैं थोड़ी बहुत बात इस विषय में आज करना चाहूँगा। देखिए, बहुत सी महिलाएं हैं जो कि उस लेवल पे पहुँच गई हैं। मैं अलग अलग क्षेत्रों में, चलिए हम कुछ फिल्मी नाम ही इस समय डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जिन्होंने अलग अलग तरह से समाज को दरकिनार करके अपना जीवन जिया और अच्छे से जिया। ठीक है, इस तरह की महिलाएं हर तरीके के प्रोफेशन में हमको मिल जाएंगी। फिल्मों में बहुत अलग तरीके के, क्योंकि उदाहरण हैं, इसलिए मैं उनको ज़रूर देना चाहूँगा। जैसे आशा पारेख, उन्होंने विवाह नहीं किया, अपना जीवन अपनी तरह से जिया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसके बाद उस पर आऊँगा। हेमा मालिनी, ठीक है, उन्होंने धर्मेंद्र से विवाह किया, जो विवाहित थे, उनके बच्चे भी थे, लेकिन उन्होंने समाज की कोई परवाह नहीं की। वो इस सक्षम थी कि वो उनके मन में जो आए, उनकी जो इच्छा है, वो उसको कर सकें। कोई गैर कानूनी काम नहीं किया उन्होंने। वहीदा रहमान, उनकी भी शादी हुई, उनके पति का देहांत हो गया, उसके बाद उन्होंने दोबारा कोई विवाह नहीं किया। उसके पहले भी उनके बारे में बहुत सी बातें हुई, वो विस्तार से बात करने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण फिर श्रीदेवी, बोनी कपूर से विवाह किया, इतनी सक्षम थी, अपना जीवन उन्होंने खुद डिसाइड किया कि मुझे कैसे जीना है। करीना कपूर, यहाँ पर कोई जाति पाति धर्म का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि वो सक्षम थी। आप उनको कुछ भी कहते रहिए, आपका समाज उन्हें कुछ भी कहता रहे, वो सक्षम हैं। उन्होंने कोई बिना किसी कानून को तोड़े मोड़े, बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए, अपना डिसाइड किया कि मुझे क्या जीवन जीना है। नीना गुप्ता, जिन्होंने अपने जीवन काल में ही बहुत से उदाहरण पेश किए एक सक्षम नारी होने के। यहाँ पर मैं किसी और विषय में उनको सामाजिक जो नियम कानून होते हैं उसको मैं चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। सामाजिक नियम कानून तो हमारे बनाए होते हैं, उससे जो दरअसल जो देश का कानून है उसका कोई लेना देना नहीं होता है। मैं यहाँ कोई एडवोकेट नहीं करने जा रहा हूँ कि उन्होंने सही किया या गलत किया। मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नारी जब सक्षम होती है तो वो अपने हिसाब से जीवन जी सकती है और खुशहाल जी सकती है। इस तरह से हमें पॉलिटिक्स में भी महिलाएं मिल जाएंगी, राजनीति में भी मिल जाएंगी, बिजनेस में भी मिल जाएंगी, बिजनेस वुमेन हर क्षेत्र में मिल जाएंगी, मगर यहाँ पर बात यह है कि ये अपनी मनमानी करके ज़िंदगी जीने के पहले ये बहुत सक्षम थी, इनको समाज की कोई चिंता नहीं थी। यहाँ पर जो मैं आज बात कहने जा रहा हूँ वो है कि मैं उन महिलाओं की बात करने जा रहा हूँ, उन बेटियों की बात करने जा रहा हूँ जो सक्षम नहीं हैं, तो वो अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करें, वहाँ पे हमारा क्या योगदान हो सकता है। इच्छाएं तो उनकी भी ऐसी ही होती होंगी। एक बेटी जब पैदा होती है, आज मैंने उच्च वर्गीय महिलाओं के कुछ उदाहरण दे दिए, अब जो हमारी गरीब परिवार है, जो गाँव में बसता है, किसान की बेटियां हैं या जो शहरों में आके काम करती हैं लड़कियां, उनके विषय में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। एक बेटी जब पैदा होती है किसी गरीब घर में, आज मैं खास उदाहरण एक निम्न वर्गीय परिवार का लेकर के चलूँगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके लिए। एक बेटी जब किसी गरीब घर में पैदा होती है, वो अपने परिवार को देखती है, अपने पिता को देखती है, अपनी माँ को देखती है कि उसकी माँ जा कर के चौका बर्तन करके, मजदूरी करके किसी तरह से कुछ रोटी जुटा रही है। उसके पिता खेतों में काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अब ये देखते देखते वो बेटी बड़ी हो रही है, समाज उसके चारों तरफ है, वो भी किसी जाति की है, वो भी किसी धर्म की है,
लेकिन वो क्या करे, अगर उसकी कुछ इच्छा होती है, उसको पढ़ाया लिखाया ज़्यादा जा नहीं सका है, उसके लिए आर्थिक मुसीबतें हैं। हमारी सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है, बड़ी योजनाएं चल रही हैं बेटियों के लिए, विवाह तक की चल रही है, पढ़ाई की भी चल रही है, शादी ब्याह में दहेज के विरोध के बड़े सख्त कानून बन गए हैं। मगर उनको आगे बढ़ने में मुझे ऐसा लगता है कि समाज बीच में आ रहा है। सरकार क्या करेगी इसमें? अब एक बेटी बड़ी हो रही है, वो अपने घर की दशा देख रही है। देखिए, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, उनको जो लगाव अपने माँ बाप से होता है, वो संसार में उस प्रेम का कोई उदाहरण नहीं है। उनके मन में जो इच्छाएं, बस उनके समय मन में, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अनुभव किया है चारों तरफ देख के, कि मैं कैसे अपने माँ बाप को किसी तरह से खुश रख सकूं। अगर उसके घर में रोटी की कमी है, खाने की कमी है, कपड़े की कमी है, तो वो बड़ी होते ही, जैसे ही उसके हाथ पैर चलने लगते हैं, वो खुद जाके अपनी माँ के साथ कहीं काम करने में हाथ बटाने के लिए बिल्कुल आगे आ जाती है और करती है, हैं? किसी तरह से वो अपने भाइयों को पहले खाना मिल जाए, पहले रोटी मिल जाए, तो खुद नहीं खाएगी। इस तरह से हमारी देश में बेटियां बड़ी होती हैं। अब जब वो बेटी शादी लायक होती है, तो वो अपने चारों तरफ देख रही है अपने समाज को, क्या हो रहा है। उसके पिता के पास पैसे नहीं है, शादी कैसे होगी, दहेज कितना भी कानून बन जाए, कितना भी कुछ हो जाए, मगर जो बहुत बड़ा वर्ग है वो उसके बिना उनको तो अपने लड़के की शादी करनी ही नहीं है। तो इन बेटियों की शादी कैसे होगी? वो देख रही है कि मेरा पिता परेशान है, मेरा बाप परेशान है, वो उसके लिए वो लड़की एक बोझ है। कहाँ तक सोच बदलें लोगों की कि नहीं भाई, बेटी बोझ नहीं है, शादी नहीं होगी तो तुम्हारे साथ ही रहेगी तो कोई बात नहीं है, जाके ससुराल में सास ससुर की शादी की सेवा करे, हैं, वहाँ पे मार पीट हो, जिसकी संभावना होती है अक्सर, हैं, उसको वापस भेज दिया जाए, बाद में दहेज की मांग हो। इससे अच्छा है बेटी तुम्हारे ही पास रहे, क्या परेशानी है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं विवाह पद्धति के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ इस समय। मैं बात कर रहा हूँ बेटियों को सशक्त बनाने की। अगर वो नौकरी करने लगेगी तो बेटियां तो खुद ही, आजकल मैं देखता हूँ चारों तरफ शहर में हर जगह, वो उनका तो प्रयास यही है कि हम नौकरी कर लें, अपने लिए कुछ एक पैसे का सामान ना लें, माँ बाप को दे दें, भाइयों की पढ़ाई में की फीस दे दें। तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है वुमेंस डे पे इनके लिए? कहाँ लड़ने जाएं, क्या करें? आप जो समाज है वो तो अपना मुंह बाय दो तरफ से खड़ा हुआ है। प्रेशर है गरीब आदमी पे, बेटी की शादी करो, बेटी की शादी करो। कहाँ से करें? दे दीजिए भाई, आप लोग पैसा जुटा करके कर दें शादी, तब तो कोई खड़ा नहीं होगा, हैं? हो सकता है दो चार लोग सामने आए, ऐसा मैं हर किसी को मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक साधारण सी समस्या उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दहेज के उदाहरण सामने आते ही रहते हैं, आज भी लोग, उसमें कोई कमी नहीं है। बात कहीं से शुरू होती है, कहीं पहुंच जाती है। तो वो आदमी जो मुश्किल से अपनी रोजी रोटी जमा पाया है, वो कहाँ से पैसे लाए? कौन देने उसको जाएगा? सरकारी योजनाओं से कुछ पैसा मिल जाएगा फिक्स, 51,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये। किसी तरह से उसका कोई बंदा मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गया तो वो अलग से अपने फंड से 2-4 लाख दे देंगे। लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? हमें सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा करनी। मैं तो मेरा जो विचार आता है, मेरा एक तो ये आता है कि उदाहरण तो सामने आते ही हैं कि बेटियां मंडप से भी खड़ी हो गई हैं। अगर उस समय दहेज की डिमांड हुई है, माला उतार के फेंक दिया। बेचारे मेरे पापा एक एक आदमी से हाथ जोड़कर ऐसे माफी मांग रहे थे, जैसे लड़की को पैदा कर कर उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया। तो है तुम सब पर, निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। और पिताओं को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, समाज के दबाव में नहीं आना है। समाज को भी सोचना है कि अगर ये हमारे समाज का ही हमारा साथी है, इसके पास पैसा नहीं है, क्या ये घर बेच के शादी कर दे, पीढ़ी दर पीढ़ी कर्जदार हो जाए? तो उसको जीने तो भाई ठीक से, उसको किसी तरह से अपनी बेटियों को सक्षम बनाए,
उसके बाद हो जाएगा विवाह। विवाह दहेज का दानव, समाज का दबाव, इसके बारे में सोचना है। आत्महत्याएं होती हैं, कभी बेटी बाद में आत्महत्या कर लेती है, कभी बाप पहले आत्महत्या कर लेता है। हर 1 घंटे पे गरीब परिवारों में दहेज को लेकर के या विवाह को लेकर के आत्महत्याएं होती हैं। समाज का रोल है, समाज उनको उत्प्रेरित करे कि हाँ भाई कोई बात नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, बेटी को पढ़ाओ, उसको इस लायक बनाओ, वो अपने काबिल बन जाए। और उसके बाद भी जो दहेज के उनको सोशली बाइकआउट करो, ऐसे परिवारों को जो दहेज मांगते हैं। अभी तो मुझे फ़िलहाल कुछ इससे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस विषय पे क्या चर्चा करूं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस विषय पे आप लोग अपने विचार लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ इसी तरीके की जो आपके मन में बातें आती हैं उनको रिकॉर्ड कीजिए, उनको भेजिए वुमेंस डे पर। खाली हैप्पी वुमेंस डे से नहीं काम चलेगा। अगली बार मेरे मन में जो विचार डॉटर्स डे पर आते हैं, मदर्स डे पर आते हैं, फादर्स डे पर आते हैं, आपसे साझा करूँगा। धन्यवाद।